हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान जीके के अंतर्गत कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हेतु आज मैं आपके सामने अपना पहला लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, आप लोग इसको गौर से देखेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। राजस्थान जीके के अंतर्गत देखिए बहुत सारे टॉपिक है जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, जिसमें एक राजस्थान का अफवाह तंत्र से संबंधित टॉपिक है जो कि लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बात करूंगा और इसमें सबसे पहले आप देखिए कि अफवाह तंत्र होता क्या है। कि किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा जो एक जल प्रवाह की निश्चित व्यवस्था होती है वह अफवाह तंत्र कहलाती है। यानी कि कोई भी एक बड़ी नदी है मान लीजिए, और उस नदी के अंदर जो छोटी छोटी उसकी सहायक नदियाँ और जो धाराएं आकर इसके अंदर मिलती है, तो ये सभी मिलकर जो संरचना बनाती है ये उस नदी का अफवाह तंत्र कहलाएगा। और राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान में 3 प्रकार का जो है अफवाह तंत्र है। यानी कि नदियां जिस तरफ अपना जल लेकर जाती है उस आधार पर तो 3 तरह का अफवाह तंत्र है राजस्थान में, जिसमें पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा अंतःस्थलीय या आंतरिक प्रवाह, और तीसरा है आपका अरब सागरीय अफवाह तंत्र। राजस्थान में ये 3 अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अंतःस्थलीय या आंतरिक प्रवाह और अरब सागरीय अफवाह तंत्र, जिसमें बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र जो है वो ये लगभग 22.4% भाग बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का है, और सबसे अधिक जो है वो 60.5% के लगभग अंतःस्थलीय या आंतरिक प्रवाह का है, और अरब सागरीय जो है वो 17.1% के लगभग है। तो ये क्या है ये, इसमें देखिए आप राजस्थान का नक्शा अगर आप देखते हैं तो ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली ये राजस्थान के अंदर एक महान जल विभाजक का कार्य करती है। यानी कि जल को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसमें इसके जो पूर्वी ढाल की तरफ की जो नदियां हैं वो नदियां अपना जल सभी ले जाकर बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है, और इसके पश्चिम की तरफ की जो नदियां हैं यहाँ का जो जल है वो अरब सागर के अंदर जाता है, तो ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र बनाती है। इसके अलावा एक तीसरा भाग है, यानी कि राजस्थान का जो महान मरुस्थल है, यहाँ पर जो छोटी मोटी नदियाँ निकलती है वो नदियाँ ना तो अपना जल अरब सागर में ले जाती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, बल्कि ये भूमि पर ही कहीं ना कहीं जो है विलीन हो जाती है। इसलिए इसको जो है वो अंतःस्थलीय या आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कहते हैं। इसके बारे में एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंतःस्थलीय और आंतरिक प्रवाह, भूगोलवेत्ता इन शब्द को जो है लगभग एक ही मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी गहन स्टडी की जाए तो ये दोनों जो है वो अलग अलग शब्द है। अंतःस्थलीय में क्या होता है कि नदियाँ अपना जल भूमि पर कहीं पर भी फैला देती है, यानी वो किसी बड़ी नदी में जाकर नहीं मिलती है और वो अपना जल कहीं भूमि पर फैला देती है, तो ये अंतःस्थलीय नदियाँ कहलाती है। और आंतरिक प्रवाह में क्या होता है कि जो भी छोटी छोटी नदियाँ होती है वो अपना जल किसी झील के अंदर ले जाकर डालती है, यानी कि किसी बड़ी नदी में नहीं मिलकर वो ये किसी सागर में नहीं गिरती है, बल्कि किसी झील के अंदर जब अपना जल गिरा देती है तो वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। तो आपको ये अंतःस्थलीय और आंतरिक प्रवाह में जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो राजस्थान के अंदर अफवाह तंत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी,
और आंतरिक प्रवाह या अंतःस्थलीय और अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अब हम इस एक एक के बारे में जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के अंदर जो आंतरिक अपवाह तंत्र है, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र है, उसके बारे में बात करूंगा। आप लोग ध्यान से देखिए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात करते हैं तो राजस्थान में जो है वो 7 नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो कि आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। यानी कि ये नदियाँ ना तो अपना जल अरब सागर की तरफ ले जाती है और ना ही अपना जल बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती है, बल्कि अपना जल कहीं भूमि पर ही जो है वो इसका जल फैल जाता है, विलीन हो जाती है नदियाँ भूमि पर ही। तो ये आंतरिक प्रवाह की 7 नदियाँ हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी नदी जो है वो घग्गर नदी है, घग्गर नदी। और उसके बाद जो है आप देखेंगे बाणगंगा, साबी, कांतली, कांकणी नदी या कांकणई नदी, फिर आएगी आपकी रूपनगढ़ और मेंथा और रूपारेल, मेंथा नदी और रूपारेल नदी। ये जो 7 नदियां हैं, ये 7 नदियां राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। और एक जो है वो बाणगंगा एक नदी है, उसका एक अलग टॉपिक अपन लेंगे। इस नदी को जो है वो ये आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत भी इस नदी को माना जाता है और दूसरा इस नदी को बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में भी सम्मिलित करते हैं। तो इसका एक अलग केस है, उसके बारे में अलग से स्टडी करेंगे। आप लोग इन 7 नदियों के बारे में अभी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आती है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है और राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में जाती है, वो नदियाँ जो एक देश से दूसरे देश में जाती है वो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कहलाती है। तो घग्गर नदी जो है राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है और इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अन्य नाम जो है हम देखते हैं। सबसे पहले इस नदी को सरस्वती नदी और जो है वो नदी भी कहते हैं। इसके बाद इसको जो है वो नट नदी भी कहते हैं, नट नदी। इसके अलावा जो है वो मृत नदी, दृष्टद्वती, मृत नदी और दृष्टद्वती, ये भी इस नदी का नाम है। और ये जो घग्गर नदी के कुछ अन्य नाम है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अपन देखते हैं सबसे पहले ये नदी का उद्गम स्थल। जब भी अपन आंतरिक प्रवाह की या जो है वो अपवाह तंत्र की जब बात करेंगे तो हम सबसे पहले उस नदी का जो है वो उद्गम स्थल यानी कि वो कहाँ से निकलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जब उद्गम की बात करते हैं तो ये नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कालका की पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। शिवालिक श्रेणी कालका के पास, जो शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है कालका, वहाँ से ये नदी उद्गमित होती है और वहाँ से शुरू होती है। इसके बाद ये पंजाब और हरियाणा को पार करते हुए राजस्थान के अंदर जो है वो हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ की, वहाँ से प्रवेश करेगी और जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही ये बटनेर के दुर्ग के पास जो है वो समाप्त हो जाती है। बटनेर का किला आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर, बटनेर का दुर्ग, यहाँ पे आकर ये नदी समाप्त हो जाती है, अपना जल जो है वो फैला देती है। अब कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ही अधिक बरसात होती है तो ये नदी
अपना जो है वो प्रवाह क्षेत्र बढ़ा लेती है और राजस्थान के गंगानगर के अंदर सूरतगढ़ और अनूपगढ़ को पार करते हुए ये पाकिस्तान की सीमा पर आती है। और पाकिस्तान में यहाँ पर एक ज़िला है बहावलपुर। बहावलपुर ज़िले के अंदर ये नदी प्रवेश करती है और फोर्ट अब्बास, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक जगह है फोर्ट अब्बास, वहाँ पर जाकर ये नदी जो है वो समाप्त हो जाती है। जब यानी कि इस स्थिति में जब बारिश अधिक होती है, इस स्थिति में घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाएगी, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी की में जो है वो शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों में कालका नामक स्थान से ये निकलती है और पंजाब और हरियाणा को पार करते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील में प्रवेश करके ये बटनेर के दुर्ग के पास समाप्त हो जाती है। और अधिक बरसात की स्थिति में गंगानगर जिले में सूरतगढ़ अनूपगढ़ से बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करके बहावलपुर के फोर्ट अब्बास के अंदर जाकर ये समाप्त हो जाती है। बहावलपुर में इस नदी को हाकरा नदी कहते हैं, हाकड़ा या हाकरा नदी, आप इसका भी ध्यान रखेंगे। और जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है हनुमानगढ़ में, इस प्रवाह क्षेत्र को नाल कहते हैं। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो नाल कहलाता है। इस बात की ध्यान रखेंगे आप लोग कि किस नदी का प्रवाह क्षेत्र नाल कहलाता है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाल कहलाता है। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, बटनेर का दुर्ग आपने देखा, इसके अलावा जो है ये बनवाली की सभ्यता जो कि आपके हरियाणा के अंदर है, बनवाली की सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई। याद रखेंगे आप लोग, बनवाली सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, आप लोग देखिए आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे। तो बनवाली की सभ्यता जो है वह घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है, हरियाणा में। इसके अलावा एक झील है ओट्टू झील, ओट्टू नाम याद रखिए, ओट्टू झील। ओट्टू झील भी इसी नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये भी हरियाणा के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो है वो तलवाड़ा झील, राजस्थान के अंदर इस नदी के किनारे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तलवाड़ा झील है, बटनेर का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग, और आप देखेंगे रंग महल, रंग महल ये इसके किनारे है। इसके अलावा और आपने जो है इतिहास के अंदर पढ़ा कालीबंगा की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता जो है वह इसी घग्गर नदी के किनारे जो है वो विकसित हुई। तो ये कुछ घग्गर नदी के बारे में बातें थी। देखिए इसका उद्गम स्थल, इसका प्रवाह क्षेत्र और इसका जो है वो अंत कहाँ पर होता है उसके बारे में, और कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई, बनवाली सभ्यता और जो है वो कालीबंगा की सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई, बटनेर का दुर्ग इस नदी के किनारे है, इसका प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में नाल कहलाता है, और फोर्ट अब्बास में जब ये प्रवेश करती है तो वहाँ पर इस नदी को हाकरा नदी कहते हैं। तो ये आपका था घग्गर नदी के बारे में। अब दूसरी नदी जब आती है वो है आपकी कांतली या कांटली नदी। कांतली या ये तो हो गई आपके घग्गर। अब हम कांतली या कांटली नदी के बारे में बात करते हैं। इस नदी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आपका जवाब होना चाहिए कांतली नदी। बनवाली सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई और कांतली या कांटली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। ये नदी सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर, और लगभग 100 किलोमीटर बहते हुए ये चूरू और झुंझुनू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर चूरू जिला है, ये चूरू जिला, और झुंझुनू जिला ये इधर
तो ये लगभग 100 किलोमीटर ये नदी बहती है और चूरू और झुंझुनू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। ये नदी झुंझुनू जिले को 2 हिस्सों में बांटती है। झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है ये नदी। अच्छा, इसके बाद सीकर जिले में जहाँ पर ये नदी बहती है उस भाग को तोरावाटी कहा जाता है। तोरावाटी, सीकर जिले में जिस भाग में ये नदी कांतली नदी बहती है उस क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं। और इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता आई है। यहाँ पर इस नदी के आसपास मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं। 400 कांटे किस काम आते थे? ये मछली पकड़ने के। तो मछली पकड़ने के कांटे किस नदी के किनारे मिले हैं? ये कांतली नदी के किनारे मिला। इससे ये पता चलता है कि इस नदी में कभी जो है बहुत ही अधिक पानी रहा होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं, जैसलमेर जिले के अंदर एक नदी बहती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है, जिसको कहते हैं काकनी या काकनेई नदी। नाम याद रखिए, काकनी या काकनेई या मसूरदी, ये 3 नाम इस नदी के हैं, जो कि जैसलमेर जिले की कोटड़ा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कोटड़ा पहाड़ियाँ, जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। और इस नदी की लंबाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर लंबाई में नदी बहती है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनी या मसूरदी नदी है, जो कि कोटड़ा पहाड़ या जैसलमेर से निकलती है, सिर्फ 17 किलोमीटर बहती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी, जिसकी लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर है, लगभग 465 किलोमीटर के करीब है। और काकनी नदी 17 किलोमीटर कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और आप देखेंगे ये नदी जो है वो उत्तर पश्चिम में जाकर बुझ झील में समाप्त हो जाती है। बुझ झील याद रखेंगे, बुझ झील किस जिले में है? जैसलमेर जिले में बुझ झील। और अगर कभी अधिक बारिश होती है तो फिर ये इस नदी थोड़ा सा जो अपना प्रवाह क्षेत्र बढ़ा लेती है। और आगे आप देखेंगे कि मीडा खाड़ी एक जगह है। मीडा खाड़ी के अंदर जाकर इसका जल विलुप्त हो जाता है। अगर पानी कम है, बारिश कम है, तो बुझ झील, और ज़्यादा बारिश होने पर मीडा खाड़ी के अंदर ये नदी अपने जल को डालती है। और एक आंतरिक प्रवाह की नदी होने के कारण स्थल भाग में ही इस नदी का जल जो है वो फैल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं साबी नदी की, जो कि जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से निकलती है। साबी नदी आप देखेंगे यहाँ पर जयपुर जिला मानिए, और ये नदी है साबी नदी, जो कि जयपुर जिले के सेवर पहाड़ियाँ जिला होगा इनका जयपुर, वहाँ से ये साबी नदी निकलती है। और उत्तर पूर्व में बहते हुए ये नदी अलवर जिले में बहते हुए आगे जाएगी हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के समीप जो है वो गुड़गांव जिले में नजफगढ़ के पास पाटोदी में ये अपनी जो है वो पानी गिरा देती है। साबी नदी आगे जाएगी अलवर जिले, जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलेगी, अलवर जिले में बहते हुए यहाँ पर आपका हरियाणा का गुड़गांव जिला है, वहाँ पर एक जगह है नजफगढ़। नजफगढ़ के पास एक गांव है पाटोदी, वहाँ पर ये नदी जाकर समाप्त हो जाती है।
ये अलवर ज़िले की सबसे लंबी नदी है, अलवर ज़िले की सबसे लंबी नदी। और बरसात क्षेत्र में, जो बरसात के काल में इस नदी का जो पाट है वो और अधिक चौड़ा हो जाता है, यानी कि जब अधिक बारिश होगी तो ये नदी जो है अपने पाट को यानी कि चौड़ाई को जो है वो बढ़ा लेती है। और इस पुल के इस नदी पर जो है बादशाह अकबर ने पुल बनाने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहा। अकबर ने इस नदी पर पुल बनाने का प्रयास किया। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी राजस्थान की जिसके ऊपर अकबर ने पुल बनाने का प्रयास किया था, तो आप लिखेंगे साबी नदी, जो कि सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और अलवर ज़िले में बहती हुई ये हरियाणा के अंदर ये जो गुड़गांव है, यहाँ पर एक गांव है पाटौदी, आपने सुना होगा, पाटौदी के नवाब सैफ अली खान, और ये वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है नदी। अब आगे हम बात करते हैं रूपारेल या वरा या लसवारी नदी की। ये अलवर ज़िले की थानागाजी से निकलने वाली एक नदी है जिसे रूपारेल नदी कहते हैं, रूपारेल, या इसको वराह नदी या लसवारी नदी भी कहते हैं, वाराह नदी या लसवारी नदी। ये कहाँ से निकलेगी? इसका उद्गम स्थल है थानागाजी, जो कि अलवर ज़िले में है, और ये नदी जो है अलवर और भरतपुर ज़िले के अंदर बहती है। अलवर और भरतपुर में बहती हुई भरतपुर ज़िले में ये समाप्त हो जाती है, और इस नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। और इसी नदी से जो गाना पक्षी अभयारण्य है उसको जो है वो जल उपलब्ध होता है। तो भरतपुर की जीवन रेखा ये रूपारेल या वरा या लसवारी नदी है। इसके बाद आप बात करेंगे मेथा या मेंढा नदी की। मेंथा या मेंढा नदी, मेंथा या मेंढा नदी उद्गम स्थल जो मनोर थाना है जयपुर ज़िले में, वहाँ से मनोहर थाना जयपुर ज़िले में है, वहाँ से ये नदी बहेगी। और सांबर झील जो कि नमक की एक फेमस झील है, उसके अंदर ये अपना जल को उड़ेल देगी। सांबर झील में अपने जल को ये उड़ेल देती है। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर की ओर से सांबर झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है, तो आप लिखेंगे मेंथा या मेंढा नदी। उद्गम स्थल मनोहर थाना जयपुर, सांबर झील के अंदर अपना जल गिरा देती है। और इसके बाद आती है एक नदी आती है आपके रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ जो है वह अजमेर ज़िले के सलेमाबाद के निकट से निकलती है। सलेमाबाद, कौन सी नदी? रूपनगढ़, नाम याद रखेंगे आप लोग। आंतरिक प्रवाह की एक नदी है रूपनगढ़, जो कि अजमेर ज़िले के सलेमाबाद से निकलती है और ये उत्तर में जाते हुए सांबर झील में अपना जल गिरा देती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी नदी जो दक्षिण से सांबर झील में जल गिराती है, वो आएगा आपका रूपनगढ़। और सलेमाबाद का नाम आपने सुना होगा। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जो है वो इस सलेमाबाद के अंदर है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय के लिए जगह प्रसिद्ध है। तो ये आपने जो है वो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में बात की थी। उसकी एक जो है वो समरी रूप में मैं आपको टेबल फॉर्म में बता देता हूँ, याद रखने में आसानी होगी। समरी देख लीजिए आप,
नदी का नाम घग्गर, अन्य नाम सरस्वती, दृष्टवती, नट नदी, मृत नदी और पाकिस्तान के बहावलपुर में इसको हाकड़ा भी कहते हैं। और हनुमानगढ़ ज़िले में इसके बाव क्षेत्र को नाल कहा जाता है। तो ये नदी जो है वो शिवालिक श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकली है, काल का हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ ज़िले में बटनेर टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है और बटनेर के किले के पास समाप्त हो जाती है। और जब अधिक वर्षा होती है तो ये गंगानगर में सूरतगढ़, अनूपगढ़ को पार करते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास के पास, जो कि बहावलपुर ज़िले में है, वहाँ पर समाप्त होती है। ये समाप्ति स्थल है बटनेर दुर्ग और फोर्ट अब्बास। अधिक बारिश की स्थिति में फोर्ट अब्बास तक जाएगी ये। उसके बाद आती है कांतली या कांटली नदी, जो कि खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। सीकर और झुंझुनू ज़िले में बहती है। झुंझुनू ज़िले को ये 2 भागों में बांटती है और लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई ये झुंझुनू और चूरू ज़िले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। फिर काकने या मसूरदी नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, लगभग 17 किलोमीटर तक बहती है। जैसलमेर ज़िले की कोटड़ा पहाड़ियों में से इसका उद्गम होता है और 17 किलोमीटर तक बहते हुए ये बुझ झील, जो कि जैसलमेर में ही है। ये भी प्रश्न आया हुआ, बुझ झील किस ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में। तो बुझ झील में ये नदी समाप्त हो जाती है और अधिक बारिश होती है तो मीडा खाड़ी तक इसका पानी पहुंचता है। फिर साबी नदी, जो कि सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, जयपुर और अलवर ज़िले में बहती हुई है। हरियाणा में गुड़गांव के पास नजफगढ़, पाटौदी में समाप्त हो जाती है और अलवर ज़िले की सबसे लंबी नदी है ये। पहाड़ क्षेत्र इसका बरसात की स्थिति में बहुत ही चौड़ा हो जाता है। अकबर ने इस नदी पर पुल बनाने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर है रूपारेल वाराह या लसवारी नदी, जो कि थानागाजी अलवर से निकलती है और अलवर और भरतपुर में बहते हुए भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है। इस रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर है मेंथा या मेंढा नदी, जो कि मनोर थाना जयपुर से निकलती है और जयपुर ज़िले में बहती हुई ये सांबर झील में उत्तर की तरफ से अपना जल सांबर झील के अंदर डाल देती है। और आखिरी है अंत्य प्रवाह की नदियों में रूपनगढ़ नदी, जो कि अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है, जो कि एक निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद, वहाँ से निकलती है और अजमेर ज़िले में बहती हुई दक्षिण की तरफ से सांबर झील में अपने जल को गिरा देती है। तो ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों का एक टॉपिक था। आशा है आपको समझ में आया होगा। नक्शा लेकर बैठिए राजस्थान का और उसके अंदर ही एक एक नदियों को जो है वो आप लोग दर्शाइए और जो भी इनकी विशेषता है उनको भी उसके साथ ही नोट करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको जो है बहुत किताबी खंगाल लेनी पड़े। एक ही पन्ने के अंदर आपको राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सभी नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को ऐसे वीडियो और चाहते हैं, टाइम पर अपडेट होता रहना चाहते हैं, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।